अस्सलाम वालेकुम। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसी पॉइंट जिस पर फोर्स लगाएं तो वो पूरी की पूरी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट एट विच व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इट मूव्स द बॉडी इन एंटायर बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, and if we apply the force in other point of this instead of this point, the body starts rotating. So this point which on which we apply the force, the entire body moves in that direction in which the force is applied. The point is called center of mass. यहाँ पर देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर फोर्स लगाएं इस पॉइंट पर, ये एक मुकम्मल रॉड है और यहाँ पर आप ये फर्ज कर लें कि ग्रेविटी का असर कहीं नहीं है। ग्रेविटी के यहाँ इसको हम एक स्पेस में रखते हैं जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, फिलहाल हमने ये तस्वर कर लिया। जब हम फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पर तो ये जो रॉड है, ये रॉड कुछ ऐसी हो जाएगी, मींस अप्लाइड फोर्स इसे टेढ़ा कर देगी। अगर ये अप्लाइड फोर्स इसे टेढ़ा कर देगी, इसका मतलब इसके अंदर थोड़ा सा कर्व मोशन आ गया, रोटेशन आ गया, और जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया हुआ है वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं है। अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं तो फिर क्या होगा? जब इस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे तो उस वक्त देखेंगे ये पूरी की पूरी बॉडी यहां पर आ रही है, इस लोकेशन पर। अगर ये पूरी की पूरी बॉडी इस लोकेशन पर आ रही है तो ये वाली पॉइंट भी इससे 10 मीटर दूर, फर्ज कर लें ये वाली पॉइंट भी इससे 10 मीटर दूर, ये वाली पॉइंट भी इससे 10 मीटर दूर, ये वाली पॉइंट भी इससे 10 मीटर दूर, ये वाली पॉइंट भी इससे 10 मीटर दूर। मतलब ये कि पूरी की पूरी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि सारे मास, हर जगह पर मास डिस्ट्रीब्यूट है और सारे मासेस की जो कंसंट्रेशन है वो इसी पॉइंट पर निर्भर है, डिपेंड है, तो मुश्तमिल है। तो इस पॉइंट पर लगाने वाला जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इसको आगे ले आ रहा है, ये आगे मूव कर रही है रॉड। अगर ये रॉड आगे मूव कर रही है इसका मतलब ये कि ये वाली पॉइंट कहलाएगी सेंटर ऑफ मास, और ये वाली पॉइंट भी क्या कहलाएगी? सेंटर ऑफ मास। मतलब ये एक ही बॉडी है, पर अगर ये आगे जाएगी, पूरी बॉडी को उसी डायरेक्शन में ले जाएगी, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट एट व्हिच ऑल द entire mass of the body is appearing to the act or actually act or concentrated a point is called center of mass. इसको डिफाइन करने के लिए और अच्छे ज्यादा तरीके से और बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ऐसी रॉड है जिसका अपना मास नहीं है, और फर्ज कर लें कि इसकी बीच वाली पॉइंट है जिसको हम O का नाम दे रहे हैं, ओरिजिन। हम इस रॉड पर यहां पर कोई बॉक्स रख रहे हैं जिसका मास m1 है, और यहां पर कोई बॉक्स रख रहे हैं जिसका मास m2 है। पहले जब हमने ये रखा हुआ था तो ये नहीं था, उस वक्त ये मास हो जाने की वजह से सेंटर ऑफ मास सिंपल सी बात है कि आगे होता, और आगे मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास इस जगह पर कहीं होता, क्योंकि जहां ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ मास उसी जगह पर होता है। अगर फर्ज कर ले सारी चीजों को छोड़ दी, हमने पहले ये मास रखा, जैसे हमने ये मास इस रॉड पर रखा तो ये मास इसको नीचे मूव करवाने की कोशिश कर रहा था। द टेंडेंसी ऑफ मास टू रोटेट द रॉड along its fixed point or along its origin or along its axis, the tendency is called movement of mass। मतलब ये कि movement of mass एक ऐसी क्वांटिटी है जो टॉर्क के जैसा काम करती है, पर यहां पर फोर्स की बजाय मास काम करता है। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ मास? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and mass। product of position vector and mass is called moment of mass। इसको हम moment of mass बोलते हैं, जो रोटेट करवाती है टॉर्क के जैसा। और अगर ये मास ना होता, फर्ज कर ले पहले हम ये मास रखते, तो फिर ये मास इसको यहां रोटेट करवाता। मतलब ये
कि एक रॉड पर दो मासेस पड़े हों तो दोनों की कोशिश होगी कि इस रॉड को हम रोटेट करवाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर फोर्स लगा हुआ होता एक ऐसी पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ मास पर ना होकर किसी और पॉइंट पर फोर्स लगता तो ये रॉड रोटेट करती हो, ऐसा ही हो रहा है। मतलब ये कि अगर मास रखें किसी भी रॉड पर उसमें रोटेशन स्टार्ट हो तो जो इफेक्ट मिलेगा इसको रोटेशन का, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास, जिसका यूनिट होता है केजी मल्टीप्लाई मीटर। यहां पर देखें ये जो मोमेंट ऑफ मास है इसकी मोमेंट ऑफ मास की इक्वेशन होती है मोमेंट ऑफ मास, इसकी इक्वेशन होती है मास मल्टीप्लाई आर। आर इज द मोमेंट आर्म, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पर देखें अगर मैं आपको कहूं कि ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यहां से इस पॉइंट से यहां वाला डिस्टेंस r1 है और इस r1 डिस्टेंस पर जो मास पड़ा हुआ है वो इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है और r2 पोजीशन वेक्टर पर m2 मास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो बताएं अगर हम किसी कोई ऐसी पॉइंट लें, फर्ज कर लें यहां पर इस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और इस पॉइंट पर जब हम फोर्स लगाएं तो ना ये नीचे रोटेट करने के काबिल हो ना ये रोटेट करने के काबिल हो, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट जो सारे मासेस की जो जिम्मेवारी है वो अपने आप पर ले रही है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। और लगाया हुआ फोर्स उसको एक नए नाम से पहचानेंगे मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर लिखें मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो फोर्स जो अगर सेंटर ऑफ मास पर लगाया जाए, हमें पता है कि ये फोर्स नहीं होता सेंटर मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ये फोर्स नहीं होता पर फोर्स के जैसा काम करता है। इसीलिए मैं फिलहाल आसानी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए ये बोल रहा हूं कि भाई फोर्स को आप तस्वर कर ले मोमेंट ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि समझना आसान हो जाएगा भाई, इक्वेशन को निकालना आसान हो जाएगा। फर्ज कर लें इसका जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, इसका मास m1 है, तो मोमेंट ऑफ मास क्या होगी, मोमेंट ऑफ मास नंबर 1 प्लस मोमेंट ऑफ मास नंबर 2। ये हमारे पास दो मोमेंट ऑफ मासेस आ गई और अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ मासेस आ गई तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई ये जो सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट है यहां पर जो फोर्स लगाया दोनों की मोमेंट ऑफ मासेस को कैंसिल कर रहा है, मतलब इन दोनों की मोमेंट ऑफ मासेस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली मोमेंट ऑफ मास के हमेशा बराबर होती है। और सेंटर पर जो मास, सेंटर ऑफ मास का जो मास होता है वो टोटल मास होता है, मतलब वो पॉइंट जिस पर टोटल मास कंसंट्रेटेड है उसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सो उसकी सेंटर ऑफ मास की जो मोमेंट ऑफ मास है उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टोटल मास मल्टीप्लाई आरसी। आरसी का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्टेंस, मतलब मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ नंबर 1। मतलब ये कि ये जो मास 1 है इसकी मोमेंट ऑफ मास कैसे लिखेंगे आप, m1 r1 और उसकी मोमेंट ऑफ मास कैसे लिखेंगे आप, m2 r2, m2 पोजीशन वेक्टर नंबर 2, rc मल्टीप्लाई में वहां पर शिफ्ट कर दें, सॉरी rc यहां पर है मास, टोटल मास को वहां पर शिफ्ट कर दें, m1 r1 प्लस m2 r2। बच्चों ये एक नई इक्वेशन बन गई जिस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसको यूज करके हम सेंटर ऑफ मास को की लोकेशन को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, यहां पर फर्ज कर ले कहा गया है सपोज अ रॉड, मासलेस रॉड 10 meters long having two masses, two mass blocks at its two extreme points।
if m1 is equal 5 kilogram and m2 is equal to 15 kilogram, find location of center of mass। हमें कहा गया है भाई, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मासलेस रॉड है, जिस मासलेस रॉड को हम 10 मीटर लॉन्ग देख रहे हैं। ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड की लंबाई 10 मीटर है। अगर इसकी लंबाई 10 मीटर है तो ये इसकी एक्सट्रीम पॉइंट, ये दूसरी इसकी एक्सट्रीम पॉइंट, और यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों की जो एक्सट्रीम पॉइंट से कितने मीटर दूर है, 10 मीटर दूर है। और यहाँ पर इसके दोनों एंड्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर दो मासेस रखे हुए हैं। एक M1 जो कितना वजन रख रहा है, वो है 5 kg, और दूसरा 15 kg। बीच में कहीं ओरिजिन रख दें, ओरिजिन कहीं भी रखें, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो ओरिजिन बीच में रखें, आप चाहें तो ओरिजिन 5 kg पर रखें। पहले हम बीच में रखते हैं। ये ओरिजिन की राइट साइड वाला मुफासला पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला मुफासला नेगेटिव। अब देखें यहाँ पर मोमेंट ऑफ मास इसकी भी बनेगी, मोमेंट ऑफ मास इसकी भी बनेगी, और इक्वेशन ये होगी RC का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो आप हमें चाहिए। यहाँ पर देखें कि इसकी जो मोमेंट ऑफ मास होगी, ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर, यहाँ पर देखें ये जो मुफासला होगा ये नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर कितना मुफासला होगा, टोटल रॉड की लेंथ है 10 मीटर, आधा आधा कर लें तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, पर यहाँ पर वाला जो 5 होगा, यहाँ वाला 5 माइनस में होगा। और यहाँ पर जब मोमेंट ऑफ मास मालूम करेंगे, m1 कितनी है, 5 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो मुफासला होता है वो माइनस में लेते हैं। यहाँ पर देखें प्लस, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 15 होंगे। यहाँ पर देखें RC इज इक्वल 5 5 तो 25 माइनस 25 प्लस 5 15 65, सॉरी 75। यहाँ पर देखें एक और बात है, टोटल मास कितना है, 5 और 15 20 हो गया, क्योंकि नीचे डिवाइड में क्या रखना है, टोटल मास। ये हो गया 15 और 5 20 हो गया। यहाँ पर नीचे क्या रखें, 20 रखें। अब देखें इनको हल करें, 75 में से 25 निकाल दें, फिर क्या होगा, 50 होगा। और 50 को 20 से डिवाइड कर लें, 2 में कैंसिल, -2.5 मीटर्स। मतलब ये कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई यार। कौन सी गलती हो गई, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 25 सही है, सही है, ये भी सही है। 75 यहाँ पर हो गया, सही है, -25 हो गया। हाँ, ये माइनस में नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर देखिए 75 में से 25 माइनस कर ले तो हो जाएगा +50, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। मैं थोड़ी मुझसे गलती हो गई। 50 डिवाइड बाई 20 2.5 मीटर्स, और 2.5 मीटर्स प्लस में है माइनस में। ये माइनस प्लस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्लस का मतलब है राइट साइड जाए कितने, 2.5 मीटर जाए। तो यहाँ पर ये 2.5 मीटर के दूर सेंटर ऑफ मास है। अब बताएं कि सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है, 15 kg के या 5 kg के। जवाब है 15 kg के। मतलब ये कि जो लार्जर मास होता है सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होता है, और जो स्मॉलर मास होता है सेंटर ऑफ मास उसके दूर होता है। सो ये बात आपको याद करनी चाहिए। और आगे देखें, आगे हमारे पास एक और ऐसा ही प्रॉब्लम है, और वो कैसे है देखें। यहां पर हमारे पास एक ऐसा ही प्रॉब्लम है, वो कुछ इस तरह से है, फाइंड सेंटर ऑफ मास इन गिवन फिगर। कभी कभी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए फिगर दी जाती है। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक फिगर दी गई है, और ये जो फिगर है, इस फिगर में यहां पर कोई मास पड़ा हुआ है जिसका मास है m1 5 kg। यहां पर मास पड़ा हुआ है m2 5 kg। यहां पर मास पड़ा हुआ है m3 10 kg।
सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करें। ये जो साइड है, ये साइड 4 मीटर है, सॉरी 6 मीटर है, ये साइड फर्ज कर लें 8 मीटर है। पोजीशन वेक्टर नंबर 1 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वाला मुफासला R2 which is equal to 6 meters। अच्छा, हमें अब पोजीशन वेक्टर, हमें अब क्या मालूम करना है, हमें अब मालूम करना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे मालूम होगी? यहां पर देखें, सबसे पहले आपको ओरिजिन निकालना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत कर रहे हैं आप। यहां पर देखें, पहले तो आप ये कर सकते हैं कि भाई यहां पर एक डायगोनल, यहां पर डायगोनल, बीच वाली पॉइंट को ओरिजिन मान के चलें और कैलकुलेशन शुरू करें, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो शुरुआती 5 kg से करें, ओरिजिन यहां पर रखें, आपकी मर्जी है। जहां से भी शुरुआत करेंगे मसला आसानी से हल हो जाएगा। मैं शुरुआत इस पॉइंट से कर रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट से समझाना आसान हो जाएगा। यहां पर देखें कि ये वाली जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। यहां पर पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ट्राइंगल को देखें, ये ट्राइंगल, यहां पर 8 मीटर का मुफासला, यहां पर 6 मीटर का मुफासला, बीच में एक 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगुलर मींस द शेप इन व्हिच ईच एंड एवरी कॉर्नर कंटेनिंग द 90 डिग्री। यहां पर देखें 8 और 6 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 10 मीटर डायगोनल निकलेगा, पर हम तो बीच पर ओरिजिन रख रहे हैं, मतलब ये कि 8 मीटर का भी आधा कर लें, यहां वाला मुफासला भी 4 मीटर हो जाएगा और यहां वाला मुफासला -4 मीटर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो लिहाजा हमें पता है कि क्या अभी होगा, क्या करना पड़ेगा। लिहाजा ये पहले सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताई कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ओरिजिन यहां नहीं ले रहे, यहां पर ले रहे हो, फिर भी काम हो जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ओरिजिन कहां रख रहे हैं, यहां रखें या यहां रखें, ये जरूरी है। फर्ज करें दोनों में मैं समझा रहा हूं, यहां पर रखते हैं, यहां पर रख के और दोनों में से प्रॉब्लम हल करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर -x, यहां पर -y। इक्वेशन क्या है, RC, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाय टोटल मास। RC इज इक्वल टू m1, मास 1 कितना है, मास 1 है हमारे पास 5 kg, और वो 5 kg कहां पड़ा हुआ है, वहीं पर पड़ा हुआ है जहां से हमने शुरुआत लेनी है। तो 0 रख लें क्योंकि डिस्टेंस उसका क्या होगा, 0, जहां पर आप खड़े हुए हो उसी लोकेशन का डिस्टेंस 0, और प्लस मास 2 कितना होगा, 5 kg, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में है तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई यहां पर आई को रिप्रेजेंट करें, प्लस m3 कितना है, m3 10 kg है, और r3 मींस ये पोजीशन वेक्टर डायगोनल, ये कितना दूर है, सीधी सी बात है भाई 8 मीटर, ये 6 मीटर, 8i प्लस 6j, ये हमारे पास तरीकेकार आ गया। टोटल मास कितना है भाई, टोटल मास है हमारे पास है 5 5 10 10 10 और 20। यहां पर RC मालूम करना है, ये तो 0 हो गया, और यहां पर देखें 40 हो गया, ये 8 5 40, और I प्लस ये मल्टीप्लाई कर लें 80, I प्लस 60j डिवाइड बाय 20। यहां पर देखें 40 और 80 120 होगा, और 120i प्लस 60j डिवाइड बाय 20। यहां पर अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई ये 20 दोनों से डिवाइड में है, तो दोनों से डिवाइड करने RC इज इक्वल टू 120, 20 डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 60, 0 0 में कैंसिल, 6 आएगा, 6i प्लस इससे डिवाइड कर लें तो ये 3 आएगा, 3j। तो RC कितना निकला, 6i प्लस 3j, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना निकला, 6i प्लस 3j।
मतलब आप 6 कदम आगे जाएं आई में। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है एक्स एक्सिस में 6 कदम जाएं और वाई एक्सिस में कितने कदम जाएं? 3 कदम जाएं। ये 1, ये 2, ये 3। मतलब ये वाली पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। यहां से यहां तक ये सेंटर ऑफ मास है। भला बीच में सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं हुआ? जवाब है ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीच में सेंटर ऑफ मास होता अगर ये 5 kg होता, सब मासेस सेम होते तो ये बीच में सेंटर ऑफ मास होता। अब कहां है? यहां है। किसके नजदीक है? बिगर मास के नजदीक है। सो इस तरह से कैलकुलेशन किया करें और बीच में ओरिजिन रखेंगे तो और आसान हो जाएगा। और यहाँ वाला मुफासला आप क्या कितना रखेंगे? 5 मीटर और यहाँ वाला मुफासला 5 मीटर। ये 5 मीटर किस में रखेंगे? एक तो आई में रखेंगे, दूसरा माइनस जे में रखेंगे और 5 मीटर रखेंगे। ये भी 5 मीटर रखेंगे और ये भी 5 मीटर रखेंगे और 5-5 मीटर के लिहाज से इसे सोल्व करेंगे, फिर भी जवाब यहीं से आएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और आपके लिए होमवर्क है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम थ्रो करेंगे तो उसके फर्ज कर लें वो ऑब्जेक्ट एक बॉम्ब है, तो वो बॉम्ब जब थ्रो करेंगे अचानक बीच में वो ब्लास्ट हो गया तो फिर क्या होगा? और वो तो पीसेस में चला जाएगा। कुछ 2-3 पीसेस यहाँ जाएंगे, 2-3 पीसेस यहाँ जाएंगे, 2-3 पीसेस यहाँ जाएंगे, 2-3 यहाँ जाएंगे। तो फिर क्या होगा? उसकी जो ट्राजेक्ट्री पहले बननी चाहिए थी, क्या अब भी ट्राजेक्ट्री वही होगी? मतलब सेम टू सेम होगी? जवाब है कि अगर आप कोई भी बॉम्ब है या कोई भी ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल आप प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा थ्रो कर रहे हैं, बीच में अगर वो फट गया तो उसकी जो ट्राजेक्ट्री है वो ट्राजेक्ट्री कभी भी तब्दील नहीं होगी, चाहे वो पीसेस में टूट जाए। इट फॉल अपार्ट्स into the pieces and it distributes its all the pieces in the all directions। कोई पीसेस यहाँ जा रहे हैं, कोई पीसेस यहाँ जा रहे हैं, कोई पीसेस यहाँ जा रहे हैं, बीच में कोई नहीं जा रहा, फिर भी सेंटर ऑफ मास बीच में ही बनेगा। मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास की ट्राजेक्ट्री कभी भी तब्दील नहीं होती। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हों, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और खिला में हमने उन्हें रखा हुआ है, तो फिर दूसरा कोई भी फोर्स तो होगा नहीं, सिर्फ इन दोनों का इंटरनल फोर्स होगा, अट्रैक्शन वाला। सो इंटरनल फोर्स की वजह से अगर इनका सेंटर ऑफ मास पहले बीच में था, नजदीक आने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में ही होगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास तब्दील नहीं होता। एक रिंग हो, उस रिंग के इर्द गिर्द अराउंड मास है पर बीच में कोई मास नहीं होता, फिर भी सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास वही होता है जहां मास होता है, जरूर नहीं सेंटर ऑफ मास वहीं भी होता है जहां पर मास होता ही नहीं। मतलब ये इस रूम का सेंटर ऑफ मास यहाँ है बीच में, पर बीच में कहीं सेंटर मास तो है ही नहीं। मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास के अंदर हो सकता है, कभी कभी मास के बाहर भी हो सकता है। और एक दूसरी बात आपको याद कर लेनी चाहिए कि अगर कोई बॉक्स हो, उस बॉक्स में 2 चूहे हों तो उन चूहों की पहले लोकेशन अलग अलग थी और उन चूहों की लोकेशन अलग अलग हो जाने की वजह से हमने एक सेंटर ऑफ मास निकाला बॉक्स के अंदर इतना है, वो बॉक्स बंद है, वो चूहे अंदर बहुत कर रहे हैं, जो मस्ती मजाक कर रहे हैं। मतलब कोई यहाँ जा रहा है, कोई चूहा यहाँ जा रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे, मीन्स कंटिन्यूअसली उनकी मूवमेंट है। अगर कंटिन्यूअसली उनकी मूवमेंट है तो फिर भी सेंटर ऑफ मास तब्दील नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास तब्दील नहीं करते और सेंटर ऑफ मास के लिहाज से बॉडी की हमेशा वेलोसिटी 0 होती है। सेंटर ऑफ मास के लिहाज से जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो उस सेंटर ऑफ मास के लिहाज से बॉडी की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। और एटम का हमेशा सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पर इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा मास न्यूक्लियस पर होता है। सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन पर इसलिए होता है क्योंकि उसको वो ज्यादा मास भी सन पर होता है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास को आगे चलकर एक नया नाम हम देंगे, उसका नाम है बेरी सेंटर, सेंटर ऑफ
बेरी मतलब एक ऐसे किस्म का सेंटर ऑफ मास जो किसी बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बाहर ही होता है, मतलब वो एक तरीके का है, उसको डिफाइन करेंगे, पर वो बीएससी लेवल पर है। थैंक यू।